मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष साधना की शुरुआत की है। पंचमढ़ी में बीजेपी आत्म मंथन और विचार चिंतन कर रही है, जहां बीजेपी के सभी सांसद और विधायकों को पार्टी की रीति नीति के अनुरूप संवाद शैली और आचरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने सांसदों विधायकों को संबोधित किया और बोलने के तरीके के साथ साथ मोबाइल मैनर भी सिखाया। अमित शाह ने जनप्रतिनिधियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर गलती हो जाती है तो उसे दोहराएं नहीं और गलत बयानबाजी से बचें। प्रशिक्षण शिविर में पंचनिष्ठा के सिद्धांत के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ संगठन की कार्यशैली, पब्लिक डीलिंग, पार्टी गाइडलाइन और जनसंघ से लेकर बीजेपी तक की यात्रा पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सालों के विकास कार्य और योजनाओं को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे 3 दिन इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और अगले 3 दिन डॉक्टर मोहन सरकार पंचमढ़ी से ही चलेगी। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, पंचमढ़ी में चल रही बीजेपी की पाठशाला, बीजेपी के सभी सांसद विधायक शामिल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली क्लास, भाषा, आचरण और अनुशासन की पाठशाला। बीजेपी इस प्रशिक्षण वर्ग को अनुशासन और पार्टी की रीति नीति की क्लास बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस आयोजन को झूठ बोलने की पाठशाला बताते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट और आडंबर का आरोप लगा रही है। प्रशिक्षण हमारे कार्यशैली को बढ़ाने का काम करता है। हमारे आचार व्यवहार किस प्रकार से हमें सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अपनाना है, इसकी सीख हमें दी जाती है और एक आदर्श कार्यकर्ता हम कैसे बने, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की परंपरा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की रही है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरे को देश की जनता पहचान गई और इनका नूर उतरने लगा है। बीजेपी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जमीनी स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो संवाद शैली के साथ साथ जनसंपर्क की कला भी सिखाएगा। वहीं संवेदनशील विषयों पर अनाधिकृत और अनावश्यक बयानों से बचने की ट्रेनिंग भी देगा। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व जैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाल ही में बीजेपी नेताओं के बयानों पर हुए विवाद दोहराए नहीं जाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रशिक्षण वर्ग से पार्टी में अनुशासन और विचारधारा को कितनी स्थिरता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज चर्चा होगी पंचमढ़ी में चल रहे प्रशिक्षण शिविर को लेकर बीजेपी के। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार पंचमढ़ी की सुरम्य वादियों में ठंडी बयारों के बीच सुकून से चल रही है और 3 दिनों तक वहीं से चलेगी। आज प्रशिक्षण वर्ग का पहला दिन था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस अनुशासन के लिए ही ये प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। अब वो अमित शाह आकर वहाँ क्या टिप्स दे के गए, कौन से उन्होंने अनुशासन के पाठ पढ़ाए, वहाँ मौजूद लोगों ने कितना वो ग्रहण किया, ये सब अभी सामने आएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर हर राजनीतिक दल की आवश्यकता है और आवश्यकता इसलिए है कि समय समय पर कई सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। ये बात ज़रूर है कि इस प्रशिक्षण वर्ग में कई ऐसे उम्रदराज विधायक और सांसद शामिल हैं कि उनको किसी के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। 8-8, 9-9 बार के विधायक यहाँ शामिल हो रहे हैं इस सत्र में। लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप टेक्नो फ्रेंडली कैसे बने, सोशल मीडिया को आप कैसे हैंडल करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार आज पब्लिक से कनेक्ट होने का सोशल मीडिया है। इन्फ्लुएंसर्स कैसे बने, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, क्या आपकी वहाँ भाषा और भंगिमा होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर तोल मोल के बोल की जो बात बार बार जो आ रही है कि इतने सत्र होने के बावजूद ये बेलगाम
बयानबाजी क्यों होती है, इन सब को लेकर ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग है। आज पहला दिन था और निश्चित तौर पर अमित शाह जी के टिप्स सांसदों और विधायकों को ज़रूर ताउम्र काम आएंगे। इस सत्र में या इन 3 दिनों में और क्या होगा, इन सभी एक पूरे सीनरियो पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। बीजेपी नेताओं को क्या सीख दे गए अमित शाह? क्या शाह ने दिया भाषण से पहले भाषा का मंत्र? क्या मध्य प्रदेश भाजपा में अनुशासन बढ़ाएगा शाह का दौरा? कांग्रेस इसे क्यों कह रही झूठ बोलने का ट्रेनिंग कैंप? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों को आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी। सचिन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमानी जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शुरुआत सचिन जी आपसे। एक तो ये है कि क्या मंत्र दे गए अमित शाह वहां के? देखिए, मंत्र जो भी दिया हो वो सभी के लिए कारगर होगा और ऐसे प्रशिक्षण जो शिविर आयोजित करना जो है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में शामिल रहा है और इस तरह का नियमित संवाद जो है संगठन का और सरकार का और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के बीच में चलता रहता है। इस तरह का संवाद जरूरी भी है, आपकी कार्यशैली के लिए जरूरी है, आपकी कार्य क्षमता के लिए जरूरी है। तो इस तरह के संवाद चल रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद में हमें लगता है कि इसका जो है एक अच्छा फल जो है पार्टी के लिए, संगठन के लिए प्राप्त होगा और आगामी दिनों में सारे जितने भी जो सहभागी हैं प्रशिक्षण शिविर के, उनको इस शिविर का लाभ प्राप्त होगा और उन्हें अपनी जो रीति नीति सोच है उसमें आगे कार्यक्षमताओं में इसका लाभ प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर उम्मीद तो यही करते हैं सचिन जी हम, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क आपका था। एक ओपनिंग रिमार्क में हिमानी जी से ले लेता हूं। हिमानी जी, आप, ये तो सही है कि प्रशिक्षण वर्ग जो ये बीजेपी का है, लेकिन आप क्या भी इस तरह के सेशन होते रहते हैं, क्या कितना आप जरूरी मानती हैं इस तरह के सत्रों को? सर, कोई सामान्य प्रशिक्षण वर्ग हो तो वो जरूरी होता है और वो एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पिछले कुछ समय से जो हम चीजें देख रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी नेताओं की सामने आ रही थी, जिस तरह की हरकतें हमको देखने को मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सब के बाद ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सत्ता पक्ष जो अपने आप को, चाहे वो ऑनलाइन मेंबरशिप करने की बात हो या सबसे बड़ा राजनीतिक दल का श्रेय लेने की बात हो, ऐसे राजनीतिक दल को भाषा, आचरण और अनुशासन, और हम सब जानते हैं कि भाषा जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की अभी कुछ समय पहले तक फिसल रही थी बुरी तरह से, चाहे वो जनता को भिखारी कहने की बात हो, चाहे कर्नल सोफिया वाला बयान हो, चाहे जो ये पहलगाम वाली पीड़िताओं को वीरांगनाएं ना कहने वाली बात हो, या बहुत सारे ऐसे बयान जिनके बारे में बोलते बोलते शायद डिबेट खत्म हो जाए। और आचरण तो अभी आपने देखा कि कहीं कोई चौरसिया जी होटल पकड़े जा रहे हैं रैकेट चलाते हुए, कहीं आप हाईवेज पे देख रहे हो आचरण के जो उदाहरण हैं। तो उन सब चीजों से जितनी फजीयत हुई, उसके बाद इस तरह की वर्कशॉप बुलानी पड़ी। पर ये पार्टी ना तो अपने उन नेताओं पर खुल के बोलने के लिए तैयार है, ना उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इतनी हद तक उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि उसके ऊपर वर्कशॉप बुला ली, लेकिन जनता के सामने, विपक्ष के सामने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, ये चीजें गलत हुई हैं और हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस चीज का नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। सचिन जी भी बोल रहे थे ये वर्कशॉप तो नहीं, हालिया घटनाक्रमों से उसका कोई संबंध नहीं। जब तो सर भाषा, आचरण, अगर क्या बोलते हैं आप खुद को, मैंने बहुत सारे उदाहरणों से साबित किया कि इस तरह की जो वर्कशॉप पहले हुआ करती थी, चाहे मीटिंग्स हुआ करती थी, उनके बारे में ये नहीं कहा जाता कि भाषा, आचरण और अनुशासन के सिखाने की बात। अब जो लोग नेता बन गए हैं, जो मंत्री इतने समय से हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं,
उन्हें अब जाके चलो आप मेंबर्स को सिखाते, जो अभी उन्होंने मेंबरशिप लिए, नए नवेले आपके यहाँ के सदस्य हैं, उन्हें सिखाते तो मानते। आपको अपने नेताओं, मंत्रियों, पदाधिकारियों, सांसदों, जिला पंचायत सदस्यों को आचरण, अनुशासन और भाषा सिखानी पड़ रही है। तो जिसकी शुरुआती झूठ से हो, उसमें और सच्चाई की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? ठीक है हिमानी जी, मैं आपका ये जवाब एक बार सचिन जी से ले लेता हूँ, फिर मैं कन्हैया जी के पास आऊँगा। सचिन जी, जो ये हिमानी सिंह जी कह रही हैं कि इन लोगों को क्या अभी आवश्यकता पड़ रही है कि भाषा और अनुशासन और मर्यादा आचरण ये सिखाए जाएं, ऐसे उम्रदराज लोग आपके यहाँ हैं? योगीराज जी, हमारे संगठन में और पार्टी में ये माना जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और व्यक्ति को अपने आजीवन सीखने की क्षमताओं को के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने आप को इस कुछ नई बातों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने आप को सुधारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो हम पार्टी में हम अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि वी आर परफेक्ट, बट हाँ, बैक टू रूट्स जब बात आती है कि भाई अपनी जड़ों की तरफ फिर से लौटना, तो हमेशा आपने देखा होगा कि जितने भी इवन जजेस आज के डेट में हमारे जो जजेस हैं, उनको साल भर में एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है उनका सबका, कि 15-15 दिन का उनका एक ग्रुप फॉर्म होता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही एडवोकेट्स के हमारे वर्कशॉप्स होते हैं जहां हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, हम लोगों के साथ में वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे साथ संवाद किया जाता है नई नई बातों के बारे में, नए नए जजमेंट्स के बारे में और नए नए लॉस के बारे में डिस्कशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में अगर आप देखेंगे कि अगर अपनी क्षमताओं को बनाए रखना है तो उसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो अगर मिस हिमानी जी की पार्टी में जिस तरह से घोड़ों से इनकी कार्यकर्ताओं की तुलना की जाती है, तो हिमानी जी घोड़ों को भी जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर वो बारात के और फिर वो लंगड़े घोड़े और इस तरह की बातें शुरू हो जाती है, जहाँ पे खड़गे जी जो है। हिमानी जी एक मिनट सचिन जी, हिमानी जी आप सचिन जी की इस बात का जवाब दे देना अगले दौर में, लेकिन चूंकि कन्हैया जी हमारे साथ हैं, एक कमेंट्स उनका मैं ले लेता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया जी, आप एक दो बातों पर ज़रूर आप प्रकाश डालें। एक तो क्या है कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग को लेकर आपकी क्या राय है ये बताइए। दूसरा, आज अमित शाह ने आकर ये बोला कि गलती दोबारा ना हो, तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए कि वो जिन्होंने गलती की उनको माफ़ कर दिया गया है? योगीराज जी, पहली बात तो ये कि बीजेपी ने जिस तरह से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया है, ये उनकी सतत प्रक्रिया है जी। ये इज द नॉट फर्स्ट टाइम, बिल्कुल, और न तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और भविष्य में ये सब चलते रहता है। और वो मतलब ये पार्टी के सांसदों, विधायक और मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप है। ये जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ ना कुछ कंटिन्यू जो है आयोजन करते ही रहते हैं। और आप बीजेपी की जो रीति और नीति है और इनकी जो कार्यशैली है, तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी का जो ग्रासरूट का जो कार्यकर्ता है ना, उसको ये लोग साल भर व्यस्त रखते हैं। कुछ ना कुछ महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई अभियान आ जाएगा, चाहे वो संगठन की ओर से आ जाएगा या गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कोई मतलब आ जाएगा जिसमें कि उनको कंट्रीब्यूट करना होगा, ताकि गवर्नमेंट की योजनाओं को जो है वो ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट तक पहुंचाने में वो लोग मदद करें। जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस तरह के जो कैंप है, इस तरह के जो आयोजन है, होते रहने चाहिए। और जहां तक मेरी अभी जानकारी है, आज अमित शाह जी ने जो है वो सबसे पहले जो आपका इनॉग्रेशन सेशन है उसको जो है वो कंडक्ट किया है। सबसे पहले उन्होंने अपना संबोधन दिया है। और मेरी जानकारी में अभी तक की स्थिति में जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री और दूसरे जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, वो दोनों ने जो है वो अपना संबोधन जो है वो अभी तक दे चुके हैं। और मेरी जानकारी में ये है कि अभी तक जो मेरे को वहाँ से मैं थोड़ा सा जो मेरे को फीडबैक मिला है वो ये है कि बीजेपी जो है वो ये कर रही है, जैसे अपन कहते हैं ना कि ट्रेनिंग, तो मतलब इसमें क्या होता है कि आप पहली बार का जो विधायक है और वो 8 बार का विधायक है, तो जाहिर सी बात है दोनों के नॉलेज में और दोनों के अनुभव में जमीन आसमान का अंतर होगा। जो बात आप पहली बार वाले पहली बार के विधायक को जो आप बताओगे, तो वो ही बात आप 8वीं बार वाले विधायक को बताओगे तो वो उसके लिए जस्टिफाई नहीं करेगा, उसके लिए उतना मैटर नहीं करेगा। तो जो मेरी जानकारी है, अभी तक जो जानकारी मेरे पास जो आई है वो ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म के जो विधायक हैं, है ना, उनके लिए एक अलग से सेशन हो रहा है जी। थर्ड और फोर्थ वाले जो हैं, जिनको मतलब मिड सेशन हो चुका है उनके राजनीतिक जीवन का, उनके लिए भी अलग सेशन होगा। मतलब उनको अलग तरीके से जो है उनको ब्रीफ किया जाएगा, उनको अलग तरीके से ट्रेन किया जाएगा। और जो सीनियर मोस्ट हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा जिनको अनुभव है, जिनको 5 बार या 6 बार या 7 बार जो जिनका लंबा दीर्घ अनुभव है, उनको लगता है कि यार कि मतलब हमें और कोई क्या बताएगा,
तो ऐसे लोगों को भी मतलब उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो है उसके लिए भी अलग से सेशन होगा। तो जो 7 या 8 या 6 बार वाले जो विधायक होंगे वहां पर जो है वो फर्स्ट और सेकंड वाले नहीं होंगे जी। इस तरह की व्यवस्था वहां पर जो है बनी हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो ताज़ा हालातों से आपने जो अवगत कराया। एक बात बिल्कुल ये सही है कि अलग अलग बहुत सारे सत्र हैं और इस सत्र को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर उम्र के हर लोगों की आवश्यकताओं के मुताबिक ये सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। एक बात आपने ज़रूर की कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रखती है। अच्छा हिमानी जी, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। ये सवाल भले ही कन्हैया जी ने बीजेपी को लेकर कहा है, लेकिन क्या कांग्रेस में भी ऐसी कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ परंपराएं हैं या कुछ ऐसे प्लानिंग है, कुछ ऐसे उनके कार्यक्रम लॉन्च होते रहते हैं जिसमें सदैव कार्यकर्ता बिजी रहे, पार्टी की रीति नीतियों के बारे में लोगों को बताता रहे? सर अगर मैं वही बोल रही हूँ कि जब मैं ये ही स्वीकार करने के लिए झूठ को तैयार नहीं हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो है जैसा बोला जा रहा है, जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने बोला कि गलती दोबारा ना हो भाषा, आचरण और अनुशासन को लेकर। और सचिन जी को मैं बताना चाहूंगी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है सीखना, लेकिन जो चीजें बचपन में सीखी जानी है, पेंसिल पकड़ना है, चलना है, दौड़ना है, वो यदि 40 साल की उम्र में सीखेगा तो उसको विक्षिप्त या दिव्यांग कहा जाएगा। तो अगर आप नेता बनने के बाद ये सीख रहे हैं कि आपकी भाषा कैसी हो, आपका आचरण हाईवेज पे कैसा होना चाहिए, रोड पे कैसा होना चाहिए, आपको सैनिकों के बारे में किस तरह के शब्द, तो उन लोगों को हम विक्षिप्त या दिव्यांगों की संज्ञा देंगे। जानवरों से उनकी तुलना, जैसी घोड़े की बात कर रहे हैं, की भी नहीं जा सकती, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो ऐसे कृत्य करते नहीं है, तो उनको हम इस चीज में ना ही घसीटे हैं तो बेहतर हो। वो बहुत सम्मानजनक स्थिति में होते हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। जैसे पिछले कुछ समय में आपके वो एक युवा मोर्चा के नेता पकड़े गए जिनके होटल में वो रैकेट चला रहे थे। तो इन चीजों के लिए जो आचरण और उसकी जो बात हो रही है, ये कोई सतत प्रक्रिया नहीं है, ये विशेष प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि ना कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही खुलेआम इस चीज को स्वीकार किया जा रहा है कि हमने ये सब गलत किया है और हम इसके लिए जनता से क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, मैं सचिन जी से इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब आप भी देना। हाल ही में यदि ये 2-4 घटनाक्रम नहीं होते तो आपके पास था क्या कुछ बताने के लिए? नहीं सर, ये किस तरह की बात है कि ये घटनाक्रम नहीं होते? मेरे पास तो नरेंद्र मोदी जब सोनिया जी और प्रियंका जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं तब से लेके अब तक के हैं, बहुत कुछ है मेरे पास। आप हमारे कंटेंट की चिंता मत करिए, इन लोगों की जबान है तो आज भी वो भूतों, ऐसा नहीं है कि अब हो गया है तो फिर नहीं होगा। बात बहुत फिसलती है, फिर मिल जाएंगे और मिलेंगे, आगे मिलते रहेंगे। नहीं, चूंकि मैंने ये इसलिए कहा कि ये सारी पार्टियों में ऐसे होते हैं। अभी हो सकता है सचिन जी आपके भी गिनवा दें कि वो टंचमाल और इमरती में रस ढूंढना, तो एक बार मैं सचिन जी के पास चला जाता हूं। और सचिन जी जिस तरीके की बात हिमानी जी बोल रही हैं, उन्होंने बहुत सारे चार्जेस आपके ऊपर लगाए। निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए शर्मनाक है, प्रदेश के लिए भी शर्मनाक है, और जिस मंत्री पर आपको एक्शन लेना चाहिए था वो अभी तक नहीं लिया गया। देखिए, उन्होंने, मंत्री जी ने खेद व्यक्त किया है, माफ़ी भी मांगी है, और अब जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। तो इसलिए जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक के लिए कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। दूसरी बात, हिमानी जी को ये बताना चाहूँगा मैं कि जितनी भी इन्होंने प्रसंग जो है वो अगर अभी याद किए हैं तो उन सब में पार्टी ने अपनी तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है हर प्रकरण में। जैसे कांग्रेस ने उनको हटा दिया लक्ष्मण सिंह जी को। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी को आपने ऐसे अनुशासन का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा कि आपने कड़ा एक्शन लिया। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी को अब वो खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ लिखने को बोला था कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी जी, और उन्होंने लिखने से मना कर दिया। तो लक्ष्मण सिंह जी उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्या बोला गया था और उन्होंने क्यों मना कर दिया और उन्हें क्यों हटाया गया है। तो इसके बारे में तो लक्ष्मण सिंह जी ज़्यादा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा कोई भी ऐसा एमएलए या एमपी जिसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई हो और वो जो है पद पर हो, आज की डेट में मंत्री बना हुआ हो, ऐसा कोई प्रकरण नहीं मिलेगा। जबकि कांग्रेस में, अगर कांग्रेस के सीएम सिद्धरामैया को देख लीजिए, कांग्रेस में इनका आचरण देख लीजिए, केजरीवाल जी जो है वो सत्ता चलाते रहे जेल में बैठकर, और
कांग्रेस उन्हें समर्थन देती रही। तो आप इस प्रकरण तरह दर्ज के करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया उनका, विजय शाह का। तो देखिए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। आज हम वो डिबेटेबल क्वेश्चन है कि देखिए आज वो एक प्रकरण जो हो गया, आज किसी एक पार्टी के लिए हुआ है, मगर क्या ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह से स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है? क्योंकि कई बार इस तरह के जजमेंट्स भी हमने देखे हैं जहां पर यह अधिकार जो है वो निचली अदालत को दिया गया है कि वो अगर इस्तिगाशा उनके सामने पेश होता है तब वो इस तरह के संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके बारे में जो है मैटर सब जुडिस है, तो मैं कोई भी कमेंट करना नहीं चाहता हूं। योगीराज जी, इस मामले में मैं थोड़ा सा हाँ जरूर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा जी। पहली बात तो है कि हिमानी जी ने जो टिप्पणी की अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि काफी एक्सट्रीम लेवल की प्रतिक्रिया है वो जी, उससे थोड़ा सा बचा जाना चाहिए था। सही। दूसरी बात, जैसे आपने अभी विजय शाह वाली जो बात आई है, तो आप थोड़ा सा मतलब डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, है ना। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो बोला है, विजय शाह ने जो बोला है, उसको कोई भी व्यक्ति जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ना तो संगठन कर सकता है, ना कोई राजनीतिक दल कर सकता है, ना कोई भारत का आम नागरिक कर सकता है उसको। तो मतलब उन्होंने जो बयान दिया है ना, निसंदेह वो मतलब माफी के लायक था। और उस पे मतलब यदि हाईकोर्ट ने हाँ वो माफी के लायक था, और मतलब हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। यदि ज्यादा बेटर होता कि बीजेपी इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई करके कुछ ना कुछ अच्छा मतलब एक संदेश देती समाज के बीच में। लेकिन चूंकि जैसे हम लोग जैसे बीजेपी को जानते हैं, तो वो तुरंत कोई एक्शन नहीं लेते। उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, हो सकता है कि उसको बाद में देखना पड़े, है ना। हो सकता है कि वो अगले चुनाव तक उनको, क्योंकि ये बहुत देर से जो है ये लोग रिएक्ट करते हैं। बीजेपी का जो संगठन है तुरंत ऐसे कोई फैसला नहीं कर लेता है ना। तो हो सकता है कि अगले चुनाव में जो है वो स्थितियां कुछ और नजर आए। पता नहीं उनको टिकट मिले ना मिले, या उनका और कोई विरासत को आगे बढ़ाने वाला और कोई नया जो है वो चेहरा सामने आ जाए। मेरा ऐसा मानना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एकदम से ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, लेकिन ये इसका अर्थ ये भी नहीं कि पार्टी और संगठन इसको बिल्कुल चुपचाप सहन कर गया हो या उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा हो। कुछ ना कुछ पार्टी फोरम में बातें जरूर हैं। हिमानी जी, आपकी आवाज बहुत देर से आने रही है, आप जुड़ी हुई हैं या? मैं जुड़ी हुई हूँ सर, और आपके और कन्हैया जी के और सचिन जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तीनों में से किसी के पास भी जवाब हो तो मुझे दे दीजिएगा जी। वैसे अभी आपने बोला, आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, आवाज जी जी। कि आपने पूछा कि बिल्कुल चुप बैठे हो, तो मुझे बता दीजिए क्या एक्शन लिया, क्या कहीं किसी ने डांटा फटकारा, कोई छोटे बच्चे की तरह ही स्केल लेके खड़ा हुआ था, कोई कान पकड़वा के खड़ा किया था, क्या एक्शन लिया था? तो थोड़ा मैंने सवाल पूछा है, मेरे माध्यम से शायद जनता को भी पता चल जाए कि बीजेपी चुप नहीं बैठी है। और रही बात ये बातें करने की कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं, अभी अगर ये टिप्पणी किसी विपक्ष के प्रवक्ता ने कर दी होती तो सचिन जी चिल्लाने लगते कि कोर्ट की बात पे वो उठा रहे। बहुत शर्म की बात थी कि कोर्ट को सतह संज्ञान लेना पड़ा। उसके बाद आपने किस तरह की धाराओं में केस दर्ज किए कि कोर्ट को दोबारा संज्ञान लेना पड़ा कि ये निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। और आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर हुई हो और वो मंत्री पद हो, तो यही उदाहरण है उसका साक्षात और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री तो हैं, जैसे अजय मिश्रा टैनी थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, चाहे वो ये थे आपके आकाश विजयवर्गीय थे, बहुत सारे लोग थे जो पदों पे रहे जिनके खिलाफ एफआईआर थी और बाद में किसी तरह से दबाव। क्योंकि आपने जवाब को बोला, सचिन जी से एक कमेंट ले लेते हैं। ठीक है हिमानी जी, सचिन जी जल्दी से। देखिए हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो हमें कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। हमने उनसे जो है, पार्टी ने उनसे उसके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने खेद व्यक्त किया, उन्होंने माफ़ी मांगी और उनके जो वक्तव्य था उसकी आलोचना पार्टी स्तर पर, शीर्ष स्तर पर की गई। हर व्यक्ति ने उनके जो भी वक्तव्य दिए थे उसकी आलोचना की, उसके संबंध में उन्होंने खेद व्यक्त भी किया कि उनसे जो है बदजुबानी हुई है, और इसके संबंध में सारी जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। बिल्कुल। तो माने जी, मुझे उम्मीद है शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि क्या किया बीजेपी ने। एक मिनट में ये नई परंपरा बना लेते हैं अब कि कोई भी कुछ गलती करे, ये सोनम रघुवंशी भी माफी मांग लेगी तो छोड़ दीजिए उसको, कोई भी कुछ भी गुनाह करे उससे माफी मंगवा लीजिए और छोड़ दीजिए। ये तो अब अच्छी बात हो गई कि उन्होंने बोल दिया, सब पूरे देश की भावनाएं आहत कर दी और माफी मांग ली, तो अब हम सब भूल जाए। तो ये तो आप डिरेल कर रही है बात को। आपने ये पूछा था, आप लोग माफी भी आप तो ये बता दीजिए
हिमानी जी आप ये बता दीजिए कि आपके जो है जीतू पटवारी जी ने जब चाशनी की बात की तो उन्होंने कब माफी मांगी? आपकी आवाज नहीं आ रही हिमानी जी, एक मिनट। हिमानी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक तो आप लाउडली बोले, क्या बोलना चाह रही हैं आप? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि देश, ये तो माफी वीरों के वंशज हैं, इनको तो माफी संविधान बनाना है कि माफी मांगो और अपना आगे बढ़ो। नहीं, माफी वीर तो आपका नहीं, राहुल गांधी कितनी बार माफी मांग चुके हैं। अब मैं एक सवाल, एक अंतिम में, चूंकि टाइम कम है, मैं कन्हैया जी की टिप्पणी ले लेता हूं। अजीम कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। नहीं, माफी वीर आपके यहाँ भी है, राहुल गांधी जी कई बार माफी मांग चुके हैं, वो एक दीगर बात है। मैं कन्हैया जी से टिप्पणी ले लेता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। कन्हैया जी एक फाइनल आपका समअप। कुल मिलाकर के बात तो यहाँ पर बीजेपी के जो पचमढ़ी चिंतन शिविर है उसको लेकर के हो रही थी, और हम लोग जो हैं वो लगभग विजय शाह के आसपास जो है इर्द गिर्द सिमट करके रह गए। सही बात है ना। तो कुल मिलाकर के ये वाली बात थी कि भाई वो ठीक है, उसको आप जो कांग्रेस है उसको वेलकम, मतलब जो है वो चूंकि विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है उनको विरोध भी करना है, वो स्वाभाविक है, नेचुरली है ना। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, चाहे वो मतलब सेंटर की जो लीडरशिप है, बीजेपी से कुछ मामलों में सीखना चाहिए, है ना। जो बीजेपी जिस तरह से सांगठनिक तरीके से, जिस तरीके से वो आगे बढ़ती है, जिस तरह से अपने नेतृत्व को डेवलप करती है, अपने लीडरशिप को जिस तरह से वो डेवलप करती है, ये वाकई पूरे देश भर में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ये रोल मॉडल है। क्योंकि आपने देखा होगा, हिमानी जी आप भी शायद जानते होंगे कि जैसे कांग्रेस भी हो गया, आप बसपा को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, और भी हमारी चाहे वो आप तृणमूल को देख लीजिए या आप डीएमके को देख लीजिए, आप पूरे जब अराउंड मतलब पूरे जब हम देश के परिदृश्य में जब देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम उसको लगता है कि एक राजनीतिक विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे होते हैं। ठीक कह रहे हैं मतलब कन्हैया जी आप, है ना। पिताजी बने, पिताजी के बाद में बेटे ने विरासत संभाल ली। अभी जो बीजेपी है, बीजेपी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये ना तो हम सिर्फ कयासी लगा सकते हैं। ठीक कह रहे हैं कन्हैया जी आप। वो निश्चित रूप से कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब ये बनेगा कि वो बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि संगठन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है, और यदि कुछ कमजोरियां पार्टी में है, कांग्रेस में या बीजेपी में, तो एक दूसरे से यदि सीख भी लें, एक दूसरे की चीजें अडॉप्ट कर भी लें, तो मेरे ख्याल से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चूंकि वक्त की बंदिश है, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही, और आपने देखा तीनों प्रवक्ताओं की बात, और प्रशिक्षण सत्र का भी पहला दिन था। अभी कल और परसों और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, और ये देखने वाली बात होगी कि अनुशासन का जो पार्ट है वो कितना अंगीकार ये नेता कर पाएंगे। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।